हेलो एवरीवन, चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। ओवरहेड की ये स्टेप अपन ने पिछली क्लास में देख ली थी, ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने देखा डायरेक्ट खर्चे अपन ने 3 लिख दिए, 5 4 1। भाई अपन एक मार्कर बना रहे थे, मटेरियल लग रहा था उसमें 5 रुपये का, उसमें लेबर लग रहे थे 4 रुपये की, 1 रुपये का उस पर मार्क लगा रहे थे, इस तरीके से 10 रुपये में बन रहा था। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, ये अपन जो मटेरियल 5 4 लेते हैं ना, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे 5 रुपये का मटेरियल ऐसे पता पड़ जाता है कि अपन को मार्कर में? वो अपन को ये पता पड़ जाता है कि कितने मटेरियल से कितने मार्कर बनेंगे, उतने मटेरियल से उतने ही मार्कर बनते हैं, ये फिक्स बात है। जैसे मम्मी को पता होता है कि कितना आटा लेके कितनी रोटी होगी, उतना आटा लेके उतनी ही होती है, फिक्स होता है ये उनका। मतलब मम्मी ऐसे नहीं बोलती अरे यार ये कम कैसे हो गई। अगर वो बहुत समझ से बना रही है मम्मी, ठीक है, मतलब बहुत ध्यान से बना रही है, तो मम्मी को पता ही होता है ये बात कि कितनी रोटी करना है, उसके लिए आटा कितना लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अपन रॉ मटेरियल से कब से बना रहे हैं, ठीक है, तो अपन को इतना तो पता होता है कि कितने मटेरियल से कितने मार्कर बनेंगे, तो उससे ये पता पड़ जाता है एक मार्कर में कितना मटेरियल लग रहा है, ठीक है। तो अभी इस बात को छोड़ो, 5 4 1 हो गया था, 10 आ गया था, 50,000 को 10,000 से डिवाइड करके 5 लिया था पिछले क्लास में। 50,000 कौन सी स्टेप देता है? 50,000 ये वाली स्टेप देता है, ये वाली, ठीक है। फिर 5 अपन को एब्जॉर्प्शन की पहली स्टेप देती है, ये बात पता है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में ये सारे काम हमेशा होंगे क्या? नहीं। अगर मान लो चाचा का एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, तो 50,000 कौन सा स्टेप दे देगा अपन को? ये पहले से ही आ जाएगा, 50,000 खत्म हो गई काम। लेकिन उनके डिपार्टमेंट है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और सर्विस डिपार्टमेंट भी है तो ये भी होगा। सर्विस नहीं है तो सिर्फ यहाँ तक ही होगा, यहाँ के बाद सीधा जंप करेंगे। कुछ भी डिपार्टमेंट नहीं है तो एस्टिमेशन के बाद एब्जॉर्प्शन आएगा क्या? एब्जॉर्प्शन का आना तो अनिवार्य है, कंपलसरी है, काम ही एब्जॉर्प्शन के। 5 एब्जॉर्प्शन ही तो लेकर देता है भाई, समझ रहे हो। अगर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है तो सीधा यहाँ से यहाँ जंप कर लेंगे। यह तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात हुई, ठीक है। अब बात किसी करते हैं क्वेश्चन की एग्जाम, मतलब ये क्वेश्चन अपन यहाँ पर भी आएंगे। तो बेटा मेरी बात सुनो, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट सब है, ठीक है, सुना क्या बोला? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सर्विस डिपार्टमेंट भी है, और खर्चे दे रखे कॉमन, ठीक। तो मुझे बताओ ये स्टेप अपन को फॉलो करनी होती है क्या? मतलब ये काम अपन को करना होता है क्या? ये काम स्टेप तो होती है, ये काम अपन करते हैं क्या? एस्टिमेट तुम करोगे क्या एग्जाम में बैठ के? नहीं करोगे एस्टिमेट। तुम कैसे करोगे एस्टिमेट यार? एस्टिमेट तो वो करके देगा ना अपन को खर्चे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अरे चाचा तुम्हें खर्चे बताएंगे, तुम चाचा को बताओगे, आएगा समझ में? ठीक, चाचा है अपने ये ICI वाले, ठीक, तो चाचा अपन को बताएंगे खर्चे, तो ये काम अपन को नहीं करना। अब वो डिपार्टमेंट बताएंगे तो ये काम अपन करेंगे, मगर ये काम अपन तो करेंगे, मगर अपन को बांटना कैसे होगा? चाचा बताएंगे ना कैसे बांटना है, कि अपन ही बता देंगे चाचा को कैसे बांटना है। अपन को इतना आइडिया डिपार्टमेंट क्या है, कर क्या रहा है, नहीं ना। चाचा अपन को बताएंगे ये डिपार्टमेंट है, ये काम करते हैं, ये मशीन यूज़ होती है, इतना माल जाता है, इतना ये होता है, तो फिर अपन उसके हिसाब से क्या करेंगे? खर्चों को बांटेंगे। क्या खर्चों को बांटने का कोई बेसिस होता है क्या? खर्चों को बांटने का कोई बेसिस होता है क्या? हाँ, तभी तो बांटोगे, ठीक है। अकाउंट्स में तुम लोग डिपार्टमेंट चैप्टर थोड़ी पढ़े होंगे अभी, ठीक है, चलो कोई बात। अभी आता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। चाचा बताएंगे दोनों में मीटर अलग अलग लगे हुए, तो अपन खर्चे को बांट देंगे दोनों डिपार्टमेंट में। 3 है तो 3 में, 4 है तो 4 में। चाचा बोलेंगे कॉमन मीटर लगा हुआ है, कॉमन, ठीक है। इनका एरिया बता देंगे कि इसका एरिया इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। रेंट कॉमन आता है, सबका एरिया बता देंगे, एरिया के हिसाब से रेंट बांट देंगे, ठीक है। लाइट का लाइट पॉइंट के हिसाब से बांटते, लेकिन वो ना हो क्वेश्चन में तो एरिया के हिसाब से बांटते। तो ये अपोर्शन करने के लिए तुम्हें क्या मिलेंगे क्वेश्चन में? बेसिस मिलेंगे। ये बात समझ गए? उसके बाद तुम क्या करोगे? अब मुझे बताओ, क्या तुम पहचान लोगे क्वेश्चन देख के कि कौन सी स्टेप हो चुकी है और कहां से हमें काम करना है? ये पहचानना है अपन को, पहचान लोगे तुम लोग? हाँ, सिंपल तो बात है। कैसे पहचानेंगे? जो खर्चे बटे हुए हो, मतलब उसको बांटना ही नहीं है, ठीक है। सर्विस के अंदर भी खर्चे आ रहे हो, सर्विस के अंदर भी खर्चे, सर्विस के अंदर भी खर्चे आ रहे हो, तो उसका मतलब ये अपोर्शन करना है। सर्विस के खर्चे गायब हो, जीरो हो, खर्चे बटे हुए भी हो, सर्विस के गायब भी हो, खर्चे बटे हुए भी हो, सर्विस के गायब भी हो। अब तुम बोलोगे यार सर ये क्या चक्कर है? मतलब 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। खर्चे इन तीनों में बढ़ भी रहे, कोई कॉमन खर्चा भी नहीं है, और इनका जीरो भी है। कौन से स्टेप से चालू करोगे?
समझ रहे हो? अगर खर्चे तीनों में बटे हुए हैं, इन दोनों के जीरो क्यों है भाई? तीनों खर्चे जब बटे हुए हैं तो पांचों के सामने खर्चे लिखे होने चाहिए, पांचों के सामने। इनके सामने जीरो क्यों है? क्योंकि वो रीअपोर्शन हो रहे हैं। समझ रहे हो बात? समझ गए? चलो अभी पांचों के सामने खर्चे लिखे हुए हैं, कहां से स्टार्ट करोगे? पांचों के सामने खर्चे लिखे, पांचों डिपार्टमेंट के सामने, 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस, 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस। समझो मेरी बात, समझो, सुनो अभी ध्यान से। तुम ऐसा समझो, अभी तुम्हारे डिपार्टमेंट दे रखे P1, अरे P1, P2, P3, S1, S2। समझो अभी इन सबके सामने खर्चे लिखे हुए हैं, कौन से स्टेप से स्टार्ट करोगे? रीअपोर्शन से। इनमें बटे हुए, इनमें गायब है, कहां से स्टार्ट करोगे? सीधा एब्जॉर्प्शन। रीअपोर्शन क्या करोगे? है ही नहीं। ठीक है, चलो ऐसे भी है और ऐसे भी है। कॉमन एक्सपेंस, नहीं बटे हुए एक्सपेंस, एक्सपेंसेस विच आर नॉट एलोकेटेड और अपोर्शन, कॉमन। कहां से स्टार्ट करोगे? एलोकेशन से या अपोर्शन से? मुझे बताओ, एलोकेशन तुम्हें करना रहेगा क्या? मतलब ये समझ लो तुम लोग कि पहले 2 काम तो तुम्हें करने ही नहीं होते। एस्टिमेट खुद क्वेश्चन करके देगा, एस्टिमेट तुम करोगे क्या? एलोकेशन भी वही करके देगा, मुझे थोड़ी पता है कौन सा मीटर अलग लगा हुआ है, कौन सा सेम है। समझ रहे हो बात? तो एलोकेशन भी वही करेगा, क्योंकि एलोकेशन में क्या होता है, रीजनेबल बेसिस पे बांटते हैं क्या? नहीं। कैसे बांटते हैं खर्चे को? जिसका होता है उसको पकड़ा देते हैं। अब मुझे थोड़ी पता है खर्चा किसका है। तो कभी भी जीवन में ये 2 काम करने रहेंगे क्या? ये 2 काम कभी नहीं करने रहे, कभी भी नहीं करने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं करने, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कह रहा, कहां पर नहीं करने रहेंगे? कभी जीवन में ये 2 काम करने ही रहेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी देखो इनके सामने जो खर्चे लिखे हुए वो कौन से वाले हैं? एलोकेशन वाले ना। अभी जो बटे हुए नहीं है, इनको बांटना है, ये कौन से वाले हैं? अपोर्शन वाले। तो कहां से शुरुआत होगी? एक बात दिमाग में फिट कर लो, शुरुआत अपॉर्शनमेंट से ही होगी या उसके बाद से होगी? अपॉर्शनमेंट के पहले से कभी शुरुआत पॉसिबल ही नहीं है। ये समझ गए? ठीक है, इतना ज्ञान आ गया। कहां से शुरू करेंगे, कहां पर खत्म करेंगे, क्या करना है? अभी अपॉर्शनमेंट करना सीख गए क्या अपन लोग? नहीं सीखे ना अभी? हाँ, अभी तो सिर्फ अपन पहचान रहे। चलो एक चीज और ज्ञान दे देता हूं, फिर अपॉर्शनमेंट से सीखेंगे अपन। तो तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई, हमारा काम कहां से शुरू होगा? क्या एलोकेशन करना रहेगा? बेटा क्यों नहीं करना रहेगा अपन को एलोकेशन? नहीं, इससे पूछता हूं, प्रथा से। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा एलोकेशन। ठीक है, एलोकेट करके उसने बता रखा होगा। क्यों? क्योंकि जिसने क्वेश्चन बनाया है उसको पता है मीटर अलग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। मुझे कैसे पता है? सर क्या कभी एलोकेटेड खर्चा यहां नहीं आ सकता? आ सकता है। तो सर आ जाएगा तो फिर इतने पागल है ये लोग, यहां लिखकर जाते क्या करते हैं, नीचे लिख देते बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट के अंदर कि इसका इतना इतना खर्चा देना, तो वही लिख देते तुम ऊपर ही, अलग ही मस्ती करेंगे। एलोकेशन हमें करना रहेगा क्या? नहीं, कभी नहीं करना रहता। कहां से शुरुआत होगी? या फिर उसके पहले से? इतना ज्ञान आ गया? इनको दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब टोटल। पहले तो अपोर्शन होगा, अपोर्शन समझते हो तुम लोग? इनमें सबका खर्चा बांट देंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे। अपोर्शनमेंट करने के बाद जितने भी खर्चे मिले सर्विस वालों को, पूरे खर्चे, सर्विस के पूरे खर्चे लेकर 0 कर देना, 0। समझ गए? सर एक बात पूछूं मैं? आप पूछ बेटा। सर सर्विस के अंदर कुछ डायरेक्ट खर्चे लगे, डायरेक्ट, तो वो तो नहीं लेना ना, डायरेक्ट ले गया, डायरेक्ट भी ओवरहेड पड़ रहे सर्विस के, डायरेक्ट ले बेटा। सर्विस के डायरेक्ट भी क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट। अरे कैंटीन वाला क्या लाएगा रॉ मटेरियल में? खाने पीने की चीज, सब्जी भाजी, ये लाएगा कैंटीन वाला, है ना? चाय शक्कर वगैरह यही लाएगा ना, दूध चाय शक्कर। कैंटीन वाला अगर चाय पिला रहा है, खाना खिला रहा है, तो वेजिटेबल वगैरह यही लाएगा ना, चाय शक्कर लाएगा ना। ठीक, अब अपन क्या बना रहे हैं? मार्कर। क्या बना रहे हैं? या अपन शर्ट बना रहे हैं। बताओ मार्कर में चाय शक्कर कितनी लगी? बताओ उसमें वेजिटेबल कितना लगा? तो बताओ वेजिटेबल चाय शक्कर क्या हो गए? इनडायरेक्ट। लेकिन कैंटीन के लिए क्या है? लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? हाँ, तो अगर मान लो डायरेक्ट खर्चे लिखे हुए यहाँ पर, लिखे हुए
तो इन डायरेक्ट भाई साहब को हटाओ, इनको तो रखो। सुना, वापस बोलूँ, अगर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, अगर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल है और ये डायरेक्ट वेजेस है, और ये खर्चे दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल का, और ये खर्चा दे रखा है डायरेक्ट वेजेस का, दे रखा है। तो जब आंसर में जाएंगे बने, तो क्वेश्चन है डायरेक्ट वाले हटा दो, इनको रहने दो। सर्विस का डायरेक्ट भी क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है, क्योंकि मार्कर में सब्जी भाजी ये सब लगेगी ही नहीं भाई, समझ रहे हो। मार्कर में चाय शक्कर वगैरह लगेंगे ही नहीं, मगर चाय शक्कर तो कैंटीन के, ये कैंटीन है, ये लिख देता हूँ। सर्विस डिपार्टमेंट 1 कौन है? ये कैंटीन है, ये क्लीनिंग है। अभी कैंटीन के लिए जो वेजिटेबल आता है, ठीक है, जो भी सारे प्रोविजन अपने अपन लेकर आते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, और जो वर्कर खाना वगैरह बना रहे हैं, चाय वगैरह बना रहे हैं, वो सारे वर्कर का जो वेजेस होता है वो कैंटीन के लिए क्या है? डायरेक्ट और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, समझ गए बात। लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? समझ रहे हो। तो एक बात याद रखना, सर्विस डिपार्टमेंट को पूरा खाली कर देना है, खाली। कौन से स्टेप को यूज करके? रीअपॉर्शनमेंट को यूज करके। आगे दिमाग में फिट हो गया? समझ में आ रही पूरी पिक्चर? मस्त चलेंगे मक्खन बिल्कुल ओवरहेड में, ठीक है। पूरा अच्छे से ज्ञान ले लो, पूरा अच्छे से ओवरहेड की पूरी पिक्चर समझ लो, फिर सिर्फ काम करना बाकी रहेगा। सर ये कैसे करते, समझ में तो आ गया करना क्या है, अब बताओ कैसे कैसे करना है का, ठीक है। अब करना सीख रहे हैं बन। चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको। अभी यहाँ से आगे बढ़ूँ, एक एक बात। कितने कॉन्सेप्ट हो गए अभी तक में? पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा किसके पहले क्या नहीं करते, किसके बाद से स्टार्ट करेंगे या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तीसरा डायरेक्ट को भी क्या लेना होता है, इनडायरेक्ट लेना होता है, चौथा पहचानना कि कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इतने सारे अपन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके अभी तक, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखना, ये सारे सवालों पूछूंगा अभी जितने ही पढ़ाया तुम्हें आगे चल के। चलो हटा दो इसको। इतना याद करते थे वो मम्मी? हाँ, मुझे बताना कौन है मम्मी। चलो क्या आया, हेडिंग क्या है? अपोर्शनिंग। यहां अपन को ये ओवरहेड और उसके अपोर्शन करने के बेसिस बता रहा है। इतने सारे याद करेंगे अपन लोग, फिर मैं कराऊंगा। एक होता है याद करना और एक होता है ध्यान रखना। क्या रखना? ध्यान रखना। मतलब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि 11 से अभी तक में जितने बच्चों के साथ पढ़ के आए सबके नाम गिनाओ, गिना दोगे सारे? सर 11 में देखो 50 बच्चे थे, सबके नाम गिना दो, 50। सर 12 में 70 थे, सबके नाम गिना दो, ऐसे गिना दोगे? नहीं, याद नहीं करना। पहचान तो लोगे, पहचान लोगे ना, हाँ 11 में था मेरे साथ, ये 12 में था, ऐसा पहचान लोगे ना। हाँ बस पहचानना है। ये सारे खर्चे भी आएंगे, बेसिस भी आएंगे, तुम्हें बस जानना है इसका रिश्ता इसके साथ था, बस इसे पहचानना है, ठीक है। समझ गए? याद रखना पहचानने में, समझ गए? वो ऐसे नहीं बोला लिस्ट बनाओ बताओ इसका खर्चा कौन सा है। ये थियरी में पूछ सकता है, मगर अभी थियरी पे अपन फोकस नहीं कर रहे, अभी बात प्रैक्टिकल की चल रही है, ठीक है। जब थियरी की बात करेंगे तब बोलूंगा याद करना है इसको। अभी क्या करना है अपन को? ध्यान रखना है इसे, पहचान लो रिश्ता किसका किसके साथ है, ठीक है। आ जाओ, लॉजिकल रिलेशन है इसलिए याद रहेगा, ठीक है। हर रिश्ते का लॉजिक बताऊंगा, याद रह जाएगा। रेंट, बिल्डिंग। अब एक बात सुन लो, बिल्डिंग का कोई भी खर्चा, उसका रेंट, उसका कोई भी खर्चा, ठीक है। बिल्डिंग का रिपेयर जो भी XYZ, बिल्डिंग का रिपेयर, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ठीक है, और बिल्डिंग का बस, और कोई भी खर्चा बिल्डिंग का किस में बढ़ेगा? एरिया में। एरिया जितना अपन एरिया यूज करना, कितने बाई कितने का एरिया, कितना स्क्वायर फीट अपन यूज कर रहे हैं, उसमें बढ़ेगा, ठीक है। मान लो वहां यूज हो रहा है 200 स्क्वायर फीट, ठीक है, या वहां यूज हो रहा है 300 स्क्वायर फीट, यहां यूज हो रहा है 300 और वहां यूज हो रहा है 100, तो 300 300 100, तो 3:1 में बढ़ेगा खर्चा। समझ गए बात? कौन कौन से खर्चे बढ़ेंगे एरिया में? रेंट और बिल्डिंग का कोई भी खर्चा, लाइटिंग एंड हीटिंग, ठीक है। लाइट का खर्चा, लाइट, ये लाइट है ना, मुझे बताओ कि छोटे से रूम में इतने सारे लाइट फैन की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब रूम इतना ऐसा ही, इतना सा छोटा सा जरा सा, तो अभी इतने सारे लाइट फैन लगे हुए, तो इतनी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना। तो इसीलिए लाइट का खर्चा किससे बांटते हैं? एरिया में। ये मान के कि भाई बड़ा एरिया तो ज़्यादा लाइट, ज़्यादा फैन वगैरह सब चलेंगे वहाँ पर, ठीक। चलो, फायर प्रिकॉशन सर्विस,
ये थोड़ा ऐसा याद रखने का है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, तो उसकी ज़रूरत बड़े एरिया में ज़्यादा होती है, छोटे एरिया में कम होती है। फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत बड़े एरिया में और छोटे में कम। हाँ तो बेटा ये लाइटिंग का बताया, एरिया के हिसाब से बटता है ना, तो इसमें एक बात याद रखो, लाइटिंग के अंदर जो एरिया है ना, ये सेकेंडरी बेसिस है। लाइटिंग के लिए एरिया क्या है? सेकेंडरी बेसिस। क्या है? क्या है? सेकेंडरी बेसिस। प्राइमरी क्या है फिर? लाइट पॉइंट। क्या है प्राइमरी? लाइट पॉइंट। शायद अगर दे रखा हो तो यहाँ पर है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। ये रहा लाइटिंग का खर्चा दोबारा आ गया, लाइट। तो ये नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट समझते हो क्या होता है? ये जिसमें फैन फिट हुआ ना, इसे लाइट पॉइंट बोलते हैं। जिसमें ट्यूबलाइट लगी हुई है ना, उसे लाइट पॉइंट बोलते हैं। जिसमें बल्ब लगता है ना, उसे लाइट पॉइंट बोलते हैं। समझ गए? अभी लाइट पॉइंट ज़्यादा, तो लाइट का खर्चा ज़्यादा है कम? सिंपल बात। गिन लो कितने फैन है, कितनी लाइट है, खत्म, उसे लाइट पॉइंट बोलते हैं। ठीक। तो रेंट का खर्चा एरिया पे, लाइट का खर्चा, लाइट पॉइंट प्राइमरी बेस है, फ्लोर एरिया सेकेंडरी बेस है। ठीक है। फायर का खर्चा, फायर एक्सटिंग्विशर का एरिया के हिसाब से, बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और एसी का खर्चा एरिया के हिसाब से, सिंपल बात। अब ये कुछ खर्चे हैं जो वर्कर के हिसाब से बढ़ेंगे। चलो मेरी बात सुनो, एक कमाल की बात बोलता हूँ। परक्यूसिव समझते हो क्या होता है? सैलरी बढ़ लिए। परक्यूसिव होता है बेनिफिट इन काइंड। ठीक है। अलाउंस होता है कैश बेनिफिट। बेनिफिट इन कैश अलाउंस कहलाता है, बेनिफिट इन काइंड परक्यूसिव कहलाता है। ठीक है। तुम्हें घर में रह रहे हो, उसका हाउस रेंट मिल रहा है, तो उसे हाउस रेंट अलाउंस बोलेंगे, HRA। और तुम्हें रहने के लिए घर ही दे दिया तो परक्यूसिव में काउंट होता है। ठीक है। तो अभी याद मेरी बात सुनो, ये जो अलाउंस और परक्यूसिव होते हैं, ठीक है, तो ये वर्कर को गिनती के हिसाब से मिलते हैं, उसके औकात के हिसाब से मिलते हैं। सुंदर को ऐसे बोलूंगा 6,000 या 10,000 के घर में रहे। सुंदर पिचाई गूगल का CEO, एक दिन का 5 करोड़। ठीक है। उसको ऐसे बोलूंगा 10,000, या चल तू वो बहुत अब बड़ा आदमी है तो 50,000 महीने के घर में रहे, ऐसा। सुंदर किसी को 50-60 जनों को तो खुद ही बंगला दिला दे, बड़े बड़े। ठीक है। समझो बात को, 5 करोड़ कमा रहा हो। ठीक है। तो एक दिन में कितने लोगों को बंगला दिला दो? तो औकात के हिसाब से मिलती है चीज़ें। सॉरी, हाँ। तो एक चीज़ें होती है औकात के हिसाब से मिलती है, और एक चीज़ें होती है गिनती के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से? गिनती के हिसाब से। जैसे अभी ये अपना सुपरविजन है, तो इसमें अपन वर्कर को देख रहे, तो इसमें औकात के हिसाब से देखूंगा कि वर्कर को काम करते हुए, कि यार तुम छोटे मोटों को नहीं देखूंगा मैं, तुम तो बिगाड़ो काम, मस्त बिगाड़ो। बड़े बड़े वर्कर को देखूंगा, ये तो नहीं बिगाड़ रहे काम। तो सुपरविजन में क्या होता है? गिनती के हिसाब से काम चलता है। अब बात करें खाने की। ठीक है। तो खाने पे जो खर्चा कर रहे हैं अपन, गिनती के हिसाब से इंसान खाएगा या औकात के हिसाब से खाएगा? गिनती के हिसाब से। समझो बात। ठीक है। और वेजेस के अंदर क्या है? देखो ये परक्यूसिव आना चाहिए कायदे से, ये देखो आ रहा है। तो एक बात याद रखो, कुछ खर्चे औकात के हिसाब से बांटे जाते हैं, कुछ गिनती के हिसाब से बांटे जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस। ठीक है। ऐसा कोई लोचा है ही नहीं। परक्यूसिव किस हिसाब से बांटेंगे? गिनती या औकात? तो परक्यूसिव का प्राइमरी बेस क्या है? डायरेक्ट वेजेस। ये है गिनती, ये है औकात। ठीक है। समझ रहे हो तुम लोग? गिनती औकात समझ में आता है? हाँ। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, गिनती या औकात? भाई लेबर वेलफेयर का खर्चा जो होता है वेलफेयर का, तो वो जनरली सबके लिए होता है, सबके लिए जनरल होता है, सबके लिए होता है कि भाई ये सारा मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटी, ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी जनरल होती है, सबके लिए होती है। इसलिए वो नंबर ऑफ वर्कर में डाल रहा है। जो फैसिलिटी जनरल होते हैं, जनरल तो डिपेंड करता है, जहाँ पर ज़्यादा वर्कर होंगे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में कम वर्कर होंगे कम यूज़ करेंगे। जो फैसिलिटी जनरल है, समझ लो बात को, उसकी बात कर रहे हैं। टाइम कीपिंग, गिनती के हिसाब से। भाई टाइम कीपिंग वाले को ज़्यादा मेहनत किस डिपार्टमेंट के वर्कर के लिए करनी पड़ेगी? जब ज़्यादा वर्कर है, सिंपल बात है। तुम समझो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं अभी 2 डिपार्टमेंट है, उन 2 डिपार्टमेंट में खर्चे बांटने हैं, तो ये खर्चे मैं कैसे बांटूंगा? ठीक है। अब 2 डिपार्टमेंट के वर्कर अलग अलग है, एक डिपार्टमेंट में 5 वर्कर है, एक डिपार्टमेंट में 10 वर्कर है। ठीक है। तो क्या 5 और 10 के हिसाब से बांटूं या उनको मिलने वाले वेजेस के हिसाब से बांटूं? ये देख रहा हूँ अभी मैं।
क्या 5 और 10 गिनती के हिसाब से बांटूं या वर्करों को जो वेजेस मिल रहे हैं उसके हिसाब से बांटूं, ये देख रहा हूं मैं भी। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो टाइम कीपिंग गिनती के हिसाब से, पर्सनल ऑफिस गिनती के हिसाब से, ये सब पर्सनल ऑफिस में यही काम होता है, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग का। ठीक है। सुपरविजन गिनती के हिसाब से, कंपनसेशन देंगे वर्कर को, भाड़ा देंगे औकात के हिसाब से, औकात के हिसाब से भाड़ा मिलता है, याद रखना। हॉलीडे पे छोटे मोटे वर्कर को हॉलीडे पे होगा 1000 रुपया, 500 रुपया, बड़े बड़े वर्कर को ज़्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। ESI PF औकात के साथ, सिंपल बात है, नहीं बढ़ते क्या अपन 10% बेसिक पे का या 20% बेसिक पे का, औकात के हिसाब से हुआ ही नहीं हुआ। परक्यूसिट औकात के हिसाब से, ये तो सेकेंडरी बेस है। अब डायरेक्ट वेजेस हो ही ना, तो ये सारे खर्चे ऊपर से नीचे तक, नंबर ऑफ वर्कर के, नंबर ऑफ वर्कर हो ही ना, तो ये सारे खर्चे ऊपर से नीचे तक। अब ये बात समझ गया? क्या बोला? अरे भाई नंबर ऑफ वर्कर क्वेश्चन में है ही नहीं, बता ही नहीं रखा किस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर है, तो अब ये सारे खर्चे बांटने हैं अपन को, तो ये तो वेजेस में बांटेंगे, तो इसको किस में बांटोगे? वेजेस में बांटोगे, अगर ये है ही नहीं क्वेश्चन में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अब क्वेश्चन में वेजेस ही नहीं है, डायरेक्ट वेजेस नहीं बता रखे हर डिपार्टमेंट के, तो ये सारे खर्चे को ऊपर से नीचे तक नंबर ऑफ वर्कर में बांटो। तो जो वेजेस में बढ़ने चाहिए मगर वेजेस नहीं है तो नंबर ऑफ वर्कर में बांटो, जो नंबर ऑफ वर्कर में बढ़ने चाहिए मगर क्वेश्चन में है ही नहीं तो वेजेस में बांटो। सर दोनों नहीं है तो ऐसा मस्ती करा क्वेश्चन, दोनों नहीं है तो होंगे, कोई ना एक ना एक तो होगा। चलो, जनरल ओवरहेड, जनरल यानी कि लावारिस, ये है लावारिस। स्पेलिंग सही है गलत है मेरे को पता नहीं है। कितने लावारिस होते हैं सुन लो, जनरल, मिसलेनियस, ठीक है, सुंदरी और अदर, 4 लावारिस होते हैं, याद रखना हमेशा हमेशा। जनरल, मिसलेनियस, सन्ड्री, अदर, ये 4 लावारिस होते हैं हमेशा। ठीक। और एक इसमें बट्टे हैं, याद रखना जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका एक ही है। कौन? डायरेक्ट में, सबका एक ही सहारा, सबका मालिक एक है। ये सही बात है क्या? सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सही है क्या? ऑब्वियस बात है ना। तुम सोचो सबके मालिक अलग अलग होते तो अपन अलग अलग नहीं होते क्या? मेरा मालिक अलग होता तो मेरे 4-5 हाथ होते, कुछ ऐसा अलग अलग होता। ठीक है, तुम्हारे जैसा क्यों होता मैं? ठीक, तो ऐसा क्या, सबका मालिक बिल्कुल सही में एक ही है। वो बाद में पता पड़ेगा जजमेंट डे के दिन। हाँ बेटा बोल। क्या डायरेक्ट? हाँ मैं वही समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। ये है ना, ये चीजें गलत है। ये ऐसे बोला जाता है, ये 3 आती है, 3 चीज आती है। क्यों आती है इसका रीजन बताऊंगा तुम्हें। लॉजिक है, ऐसे बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं होता। लावारिसों का सहारा जो है ना, लावारिसों का सहारा वो ये 3 है, 1 2 3। ठीक। अब क्या करें, कैसे बांटे, क्या होगा, अपन को समझ में नहीं आया। मान लो ये 2 चीज क्वेश्चन में दे रखी हो तो फिर क्या करेंगे, है ना, या तीनों दे रखे हो तो किस पे बांटेंगे, दिक्कत आती है ना। सुनना आप सारे बच्चे ध्यान से। मैंने क्या कहा, ये लावारिस है, मतलब जनरल। जनरल का मतलब क्या है? कुछ खर्चे को स्पेसिफाई तो करो भाई, किसका चाय पानी का है, किसका खर्चा है, कोई लाइट का है, क्या है। अब नाम होगा तो अपन उसको अरेंज लॉजिकल जोड़ेंगे किसी के साथ। जब नाम ही नहीं है उसका तो लॉजिकल कैसे जोड़ू किसी के साथ। अभी मिसलेनियस मतलब समझते हो तुम लोग, छोटे मोटे खर्चों को मिलाकर ये लोग क्या करते हैं, मिसलेनियस बना देते हैं। मिसलेनियस का मतलब ये होता है ये सब खर्चे हटाने के बाद अब जो भी बच रहे वो सारे मिलके क्या कहलाते हैं, मिसलेनियस या जनरल या सन्ड्री या अदर। सन्ड्री का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे, तभी तो सन्ड्री डेटर बोलते हैं बने। तो देखो बेटा मेरी बात सुनो, छोटी कक्षा में तुम लोग एक बहुत शानदार चीज़ पढ़े थे, अभी बताते ही तुम रिश्ता पहचान लोगे। तुम क्या पढ़े थे, हर इंडस्ट्री 2 टेक्निक में से कोई एक या दोनों, कोई एक टेक्निक यूज करती है। एक तो लेबर इंटेंसिव और एक, हाँ, तो जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, ठीक, तो तुम ही बताओ किस में बढ़ेगा, वेजेस में। और जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो, क्योंकि मशीन इंडस्ट्री का मेन पार्ट है। मेन रोल कौन प्ले कर रहा है इंडस्ट्री में, मशीन प्ले कर रही है, समझे। इसीलिए कोई भी चीज ऐसे नहीं होती, सबका किसी ना किसी के साथ रिश्ता होता है। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि हर लावारिस को कैसे बांटो, इनके बेसिस पे बांटो। अब जनरली जो फेमस होते हैं डायरेक्ट वेजेस हो, ये मशीन आवर्स होता है, ये लेबर आवर्स भी कभी कभी अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत आती है बस। अब तुम्हें क्वेश्चन थोड़ी बताता है क्या कि लेबर इंटेंसिव है या, तो फिर क्या करें वो देखेंगे बाद में।
कैसे पहचान, वो भी पहचानना है। क्वेश्चन बोलेगा नहीं लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव है, वो पहचानना है। कैसे पहचानेंगे बताऊंगा तुम्हें। समझ में आया? अच्छे से रिश्ता करना, रिलेट करना है ना तुम्हें। जनरल वालों को पहचान लोगे ना, जनरल वालों में देख लो कौन सी वो है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, किसका मेन रोल है इंडस्ट्री में, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ा, अगर तुम्हारे अकाउंट में है क्या, चैप्टर अकाउंट में है, इसमें तुम्हें बोलेंगे कि जो भी जनरल लावारिस खर्चे, लावारिस खर्चे उसे सेल के रेशियो में बांटो। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर सेल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे भारी, सबसे मेन जो चीज़ होती है वो सेल होती है, तो वहाँ पर सेल के हिसाब से अपन बांटते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये कॉस्टिंग कर रहे हैं अपन, कॉस्टिंग में सेल का नाम आएगा क्या? अरे सेल तक तो कॉस्ट ले जाती है अपन को। ठीक है, वो लास्ट में आता है, टोटल कॉस्ट निकलने के बाद आता है सेल, तो सेल का कोई रोल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्या किस पे बटता है, डायरेक्ट वेजेस या मशीन आवर या लेबर आवर, ये तीन है बेसिस। चलो अब ये सारे खर्चे प्लांट के, ये प्लांट के, ये बढ़ेंगे कैपिटल वैल्यूज में। ठीक है, ये है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ये स्टोर की वैल्यू दे रखी हुई क्वेश्चन में, उसके हिसाब से बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज करते हैं, कहीं पे डायरेक्ट वेजेस यूज करते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है। दोनों दे रखा होगा तो क्या करना है, क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, चलो अब आता है हमारा पावर स्ट्रीम कंजप्शन। चलो पहले तो पावर समझा दो क्या होता है। पहले सुन लो, पावर एक खर्चे का नाम है। किसका नाम है? खर्चे का नाम। अब कौन सा खर्चे का नाम रखा है पावर? लाइट का जो खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? लाइटिंग एक्सपेंस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, है ना। पावर किसका नाम रखा है कि मशीन चलने पे जो खर्चा आता है चलने का, उसे पावर बोला गया है। इसलिए देखो पावर के बाद क्या लिखा है, स्टीम कंजप्शन। ठीक है, पावर को कभी कभी याद है किस नाम से देते हैं, पावर के खर्चे को पता है किस नाम से देते हैं कभी कभी? मोटिव पावर। मोटी नहीं, पावर को कभी कभी इस नाम से देते हैं, इस नाम से मोटिव पावर। बच्चे बोलते हैं मोटिवेशनल पावर, वेजेस के हिसाब से बढ़ेगा। कौन सा मोटिवेशनल पावर भाई? कोई मोटिवेशन कोई पावर होती है क्या? हाँ होती तो है, मगर ऐसा क्यों नाम रखेगा मोटिवेशनल पावर? तो पावर को कभी कभी किस नाम से देते? बॉडी पावर। पता है नाम क्यों रखा है? क्योंकि इंजन जो होता है ना, इंजन, उसका टेक्निकल नाम होता है लोकोमोटिव। इंजन को टेक्निकल नाम होता है इंजन का लोकोमोटिव, इसलिए पावर को कभी कभी क्या बोलते हैं? बॉडी पावर। पावर का मतलब होता है मशीन चलने का खर्चा। मशीन चलने का खर्चा लिख लेना, लिखना हो तो, मशीन चलने के खर्चे, मशीन चलने पर जो खर्चा आता है उसे पावर बोलते हैं। अब ये समझ गए पावर? ये इंटरनल ट्रांसपोर्ट और ये मैनेजरियल सैलरी, मैनेजर वगैरह की सैलरी, इंटरनल ट्रांसपोर्ट। अब इसको किस पे बांटे, इसका कोई समझ में नहीं आता किस पे बांटे। किसको? इन दोनों को, इन दोनों को। तो ये टेक्निकल एस्टिमेट पे बचता है। टेक्निकल एस्टिमेट समझते हो क्या होता है? नहीं समझते? कुछ महान टेक्निकल ज्ञानी लोग बैठे होते हैं, ज्ञानी लोग। ठीक है, वो ज्ञानी लोग इतने ज्ञानी होते हैं कि वो ऐसे खर्चे को देख लेना अगर कि खर्चा हो कैसे रहा है, तो ये बता देते किसने कितना यूज किया। वापस बोलूं, ये ज्ञानी लोग इतने ज्ञानी होते हैं कि खर्चे को होते हुए देख लेना अगर होते हुए, तो देख के ही बता देते कि किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ। आई बात समझ में? इतने ज्ञानी होते, मतलब खर्चे को देख ले अगर एक बार कि हो कैसे रहा है, तो देख के ही बता देंगे किसमें कितना होगा। तो मतलब खर्चे को बांटने का रेशियो बता देते, रेशियो। तो टेक्निकल एस्टिमेट में पता क्या आता है? सीधा रेशियो आ जाता है, 4-3-2 के रेशियो में बांटो, खत्म। समझ गए भी टेक्निकल एस्टिमेट क्या है? टेक्निकल लोग, ज्ञानी लोग इतने ज्ञानी होते हैं, ये खर्चे को पूरा ऑब्जर्व करते, देखते कि अच्छा ये खर्चा ऐसे हो रहा है, ये ऐसे गाड़ी जा रही है, ऐसा हो रहा है, ये कर रहा है, या मैनेजर ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो मैनेजर का खर्चा इस डिपार्टमेंट की वर्किंग ऐसी है, इसकी वर्किंग ऐसी है, इसकी वर्किंग ऐसी है, तो इसका खर्चा ऐसे बढ़ना चाहिए। तो ये लोग अपने दिमाग से एक रेशियो बना देते कि भाई 4-3-2 के रेशियो में बांट दो, 5-1-3 के रेशियो में बांट दो, ऐसे कुछ रेशियो बना देते हैं। तो सीधा क्या होता है फिर? उसमें बढ़ जाता है खर्चा। ठीक, कौन सा खर्चे? ये पावर का तो एक अलग रोल चलेगा, अभी पावर का रोल तो लगाएगा। ये आया यहाँ पर पावर का, 8 में पढ़ेंगे पावर का। ये तो पावर का सेकेंडरी बेस है, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी भी नहीं है, टर्शरी बेस है बल्कि। टर्शरी वर्शरी कुछ होता नहीं है,
ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल एस्टिमेट नाम की चीज़ देते ही नहीं है क्वेश्चन में। पावर को तो हमेशा इस पे ही बंटवाएगा तुमसे, इसलिए पावर का कभी ऐसा लोचा, कभी कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं इसमें टेक्निकल एस्टिमेट में पावर बांटनी पड़े, कभी नहीं आएगा। रेयरली कभी आ जाए, गलती से ये लोग बना दे तो बना दे, ठीक है। अब किस पे आते हैं, लाइटिंग एक्सपेंस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, एरिया, मीटर यूनिट। बढ़ो आगे, चलो इलेक्ट्रिक पावर। इन्होंने लिखा है हॉर्स पावर ऑफ मशीन। मशीन के चलने की एक पावर होती है, स्पीड होती है, ठीक है, उसे हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है, घोड़े की शक्ति। चलो नंबर ऑफ मशीन आवर्स और वैल्यू ऑफ मशीन और यूनिट कंज्यूम। अब इसका क्या थोड़ा भारी रोल है, भारी रोल। देखो मेरी बात सुन, मैंने घर में एसी लगा रखा है और फैन लगा रखा है। क्या लगा रखा है, एसी और फैन लगा रखा है, ठीक। अब लाइट का मेरा जो बिल आया, और मान लो लाइट है ही नहीं मेरे घर में सूरज की पूरी रोशनी आती है, रात को हम सो जाते हैं सूरज डूबती, ठीक है। तो हमारे घर में क्या चल रहा है, बस एसी और फैन। अभी तुम्हें समझाने के लिए अपन क्या एग्जाम्पल को वो सिंपल लेवल पे ले आते, गिरा देते बिल्कुल ही, ताकि तुम्हें एक झटके में समझ में आ जाए एग्जाम्पल। अभी क्या चल रहा है मेरे घर में, एसी और फैन। अभी मेरे पास बिल आया, उसको मुझे बांटना है कि भाई एसी का खर्चा कितना हुआ, एसी ने कितना खर्चा करवाया और फैन ने कितना करवाया। तो ज़्यादा किसको मिलेगा, एसी को या फैन को? एसी को। क्यों? क्योंकि उसकी हॉर्स पावर ज़्यादा है फैन से, इसलिए मैं एसी बंद रखता हूँ, चलाता ही नहीं, मुझे पता है ज़्यादा खर्चा आएगा, मैं चलाता ही नहीं हूँ। अब जो बिल आया किस में बांटोगे, पूरा फैन में, मतलब पूरा खर्चा फैन ने कराया, एसी ने कराया। पूरे महीने में एसी सिर्फ 2 घंटे चलाया बस, दर दर के, वो भी दर दर के, मेहमान आ गए थे, मजबूरी में चलाना पड़ा उनके लिए। ज्यादा फैन को मिलेगा एसी को मिलेगा? फैन को, है ना। अभी तुम समझो भाई, महीने भर फैन चला, 2 घंटा एसी चला, तो एसी को इतना वो है क्या कि 2 घंटे जल्दी ज्यादा खर्च। हाँ, इसका मतलब मुझे बताओ, क्या एसी और फैन में जो खर्चा अपन बांट रहे, तो ये पूरा बंटवारा हॉर्स पावर पे चलता है या फिर वर्किंग आवर्स भी कंसीडर करना पड़ता है, या दोनों को कंसीडर करना पड़ता है? सिर्फ वर्किंग आवर को करूंगा तो काम हो जाएगा? हॉर्स पावर भी तो मैटर करता है, दोनों को कंसीडर करना है, दोनों को मिलाना है, गुना करना है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, हॉर्स पावर और वर्किंग आवर्स दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होकर जो अमाउंट्स आएंगे उस अमाउंट के रेशियो पे बांटेंगे। मतलब एसी की हॉर्स पावर क्या है, वो कितना चला, फैन की हॉर्स पावर क्या है, वो कितना चला, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सुना क्या बोला? एसी की हॉर्स पावर, एसी के वर्किंग आवर मल्टीप्लाई, फैन के हॉर्स पावर, फैन की वर्किंग आवर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जो 2 मल्टीप्लाई करके अमाउंट आए उस अमाउंट का रेशियो ले लेंगे। समझ गए क्या बोला? जो अमाउंट है ना मल्टीप्लाई करके उसका रेशियो ले लेंगे। चलो यहां तक बात समझ में आई। अब दे ही सिर्फ हॉर्स पावर रखा है, नहीं दे रखा वर्किंग आवर, फिर क्या करेंगे? बांट दो। कहां से लाओगे? तुम कुछ तो ही ला सकते हो भाई, कहीं से भी। लेट अस अज्यूम नहीं खेलना, है ना। चलो, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर ओवरहेड। मटेरियल से रिलेटेड जो खर्चा होता है ना, वो मटेरियल के वेट के हिसाब से बांटा जाता है। ये मटेरियल हैंडलिंग और स्टोर ओवरहेड। स्टोर समझते हो ना, जहां पर मटेरियल रखा जाता है उसे स्टोर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए तुम बनाते हो स्टोर लेजर, है ना। जब मटेरियल रखा जाता है उसे स्टोर बोलते हैं, जब फिनिश गुड्स रखा जाता है उसे वेयर हाउस और गोडाउन बोलते हैं। समझ गए? जब मटेरियल रखा जाता है उसे स्टोर बोलते हैं। कौन मंगाता है मटेरियल? परचेस मैनेजर। कौन यूज करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन मैनेजर मंगवाता है, उसको इशू करवाता है, ठीक है। तो मटेरियल किस में आता है? स्टोर में। परचेस वाला मंगवाता है, प्रोडक्शन वाला यूज करता है, पड़ा रहता है स्टोर में, इसलिए स्टोर लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो खर्चे मटेरियल से रिलेटेड, वो मटेरियल के वेट के हिसाब से बांटो या वॉल्यूम के हिसाब से बांटो, ठीक है। वेट या वॉल्यूम या वैल्यू, मतलब मटेरियल के हिसाब से बांटो, सिंपल सी भाषा। बढ़ो आगे। वॉल्यूम समझते हो तुम? वॉल्यूम क्या होता है? हाँ, मास वगैरह, वो कितना उसका वो है, ठीक है। जैसे ऑयल वगैरह होता है ना, कोल वगैरह पड़ा है, ऑयल वगैरह है, तो उसका वॉल्यूम चेक करते हैं। रीअपोर्शनमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कैसे बांटेंगे? बाढ़ में जाए। क्या है अभी मेथड ऑफ रीअपोर्शन करने के? क्या मेथड है? ये चार्ट बना रखा है पूरा, ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक सिंपल बात बताता हूं। पहले तो तुम मुझे क्वेश्चन देखकर पहचान के बताओ कि कौन से स्टेप से स्टार्ट करेंगे। तुम्हें पता है कि अपन को कौन सी 2 स्टेप फॉलो नहीं करनी? एलोकेशन और एस्टिमेशन। एस्टिमेशन एलोकेशन अपन को नहीं करना होता,
अपनी शुरुआत कहाँ से होती है? अबॉर्शन से या उसके बाद से, या उसके बाद से, ठीक है। या तो अबॉर्शन से करेंगे या रीअबॉर्शन से करेंगे या सीधा एब्जॉर्प्शन से। चलो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ से शुरुआत करोगे, अबॉर्शन या रीअबॉर्शन या एब्जॉर्प्शन? ये पढ़ लो। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 4 सर्विस डिपार्टमेंट है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, अबॉर्शन या रीअबॉर्शन? एलोकेशन तो देखो है ही नहीं ना, तो अबॉर्शन या रीअबॉर्शन? अबॉर्शन वाले बच्चे रीअबॉर्शन वाले बच्चे, हाँ कहीं तो रहना, ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसा भी अलग चक्कर बढ़ जाए। चलो ठीक है, सही जवाब है रीअबॉर्शन। भाई अबॉर्शन कर तो रखा है उसने, अरे सर्विस डिपार्टमेंट को खर्चा बटावा तो है। अबॉर्शन कॉमन खर्चे को अबॉर्शन करना होता है। क्या है कॉमन खर्चा? दिखाओ पूरे इसमें कॉमन खर्चा दिखाओ, क्या है? एक भी कॉमन खर्चा दिखा दो। चलो हाँ, क्या लगा बेटा? 4 लाख। फिर तो एब्जॉर्प्शन होता, 0 होता। तो मुझे बताओ यहाँ क्या लिखा है? 3 4, क्या सर्विस डिपार्टमेंट के सामने खर्चे आ रहे हैं? आ रहे तो रीअबॉर्शन होगा, ये तो कंफर्म है। सर्विस डिपार्टमेंट खाली होगा तभी नहीं होगा क्या? रीअबॉर्शन। अब अपोर्शन करने के लिए कॉमन खर्चा ढूंढ लो, कोई ऐसा खर्चा दिख रहा है जो नहीं बटा हुआ। अपोर्शन पता है क्या होता है? अपोर्शन समझ रहे हो तुम लोग? अपोर्शन देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये खर्चे नहीं है, खर्चे नहीं है तो ये क्या लिखा है? पढ़ो ना यार। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये खर्चे थोड़ी है, ये हॉर्स पावर खर्चा है क्या? सर ये है ना खर्चा, क्या? या वैल्यू ऑफ स्टॉक रिक्विजिशन? अरे बांटने के लिए दे रखा है, बेसिस है वो भाई, ठीक है। मुझे बताओ कोई कॉमन खर्चा दिख रहा है बांटने का? अपोर्शन मतलब बांटना, रीअपोर्शन मतलब दोबारा बांटना। तो बड़े बड़े खर्चे, प्रोडक्शन के सामने खर्चे लिखे हुए, सर्विस के सामने खर्चे लिखे हुए, अपोर्शन तो हो ही रखा है। क्या करना है? रीअपोर्शन किसको करेंगे? ये सर्विस वाले खर्चे को रीअपोर्शन करेंगे। समझे कि नहीं समझे? पक्का? ये सर्विस वाले खर्चे को इनमें बांट देंगे प्रोडक्शन में और इनको 0 कर देंगे, 0, उसे रीअपोर्शन बोलते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये देखो आंसर के अंदर अपन ने ABC के खर्चे लिख दिए। अब ये 4 सर्विस डिपार्टमेंट है, 4 इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ तुम, ये 4 सर्विस डिपार्टमेंट है, ये चारों का खर्चा है 4 3 1 60 1 लाख। ये देखो चारों का खर्चा, ये 4 3 1 60 1 लाख, ठीक है। ये 4 को तीनों में बांट दिया, ABC में बांट दिया, प्रोडक्शन वाले में बांट दिया, तो 4 को इन तीनों में बांट दिया, 4 अब खत्म, 0। ऐसे ही 3 को बांट दिया, ऐसे ही 160 को बांट दिया, ऐसे ही 1 लाख को बांट दिया, बांट करके पूरा खत्म कर दिया। अब सारे खर्चे किसको मिल गए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिल गए। इसका खर्चा 30 लाख था, अब कितना हो गया? 30 से, ये देखो डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसका खर्चा कितना था? 30 लाख। सर्विस का खर्चा मिलते कितना हो गया? अभी समझ रहे हो बात को? चलो ये क्वेश्चन देखकर पहचानो, एपोर्शन, रीअपोर्शन या फिर वो एब्जॉर्प्शन। कहां से स्टार्ट करूं? एपोर्शनमेंट होगा कि रीअपोर्शनमेंट होगा या एब्जॉर्प्शन होगा? चलो एपोर्शन वाले बच्चे वापस हाथ ऊपर। एपोर्शन करेंगे अपन। कॉमन खर्चा कौन सा है? कॉमन खर्चे को अपोर्शन करेंगे ना। कॉमन खर्चा कौन सा है? तो अपोर्शन कैसे करूंगा? नहीं है तो कोई कॉमन खर्चा दिख रहा है? जब यही पता नहीं पड़ेगा मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूं कहां से, तो एग्जाम में क्या करोगे? ओवरहेड के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चा जब क्वेश्चन करने बैठता है उसको समझ में नहीं आता मैं करूं कहां से, क्या करूं, मैं क्या लिखूं क्या मैं, ठीक है। तो बेटा जब पता ही नहीं पड़ेगा करना क्या है, इसीलिए अपन पहले तो ये तो देख ले कि क्वेश्चन देख के इतना समझ में आता है कि मैं करूं क्या। अब मुझे पता होगा मेरे को रीअपोर्शन करना है तो मैं ऊपर हेडिंग डालूंगा स्टेटमेंट ऑफ रीअपोर्शनमेंट, ऐसे लिख दूंगा लाइन, फिर मैं मस्त टेबल बना दूंगा अपने हिसाब से। समझ में आया है ना? एक बार तुम्हें इतना समझ में आ जाए लिखना क्या है, लिखूं क्या मैं ऊपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बहुत सी बार तो आंसर लिखने के लिए अपन ये वेट करते हैं कि मैं हेडिंग क्या डालूं, मैं क्या लिखूं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ अपोर्शन होगा, रीअपोर्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा?
अपोर्शन के लिए कॉमन खर्चा चाहिए, कॉमन खर्चा दिख रहा है कहीं पे? अरे भाई कॉमन खर्चा थोड़ी, तो डिपार्टमेंट एक्स का है, पर्सनल है। कॉमन तो याद है कैसे होगा? खाली खर्चे का नाम लिखा होगा, पावर लिखकर खर्चा लिख देंगे बस। पावर लिखकर 4 लाख लिख देंगे, रेंट लिखकर 5 लाख लिख देंगे, लाइट लिखकर 2 लाख लिख देंगे, तो फिर होगा अपोर्शन में। कोई खर्चा दिख रहा है तुम्हें? पहले तो ये बताओ। नहीं दिख रहा है तो हर डिपार्टमेंट के सामने दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब सर्विस डिपार्टमेंट है क्या यहाँ पर? कौन से एक्स वाई, इनके सामने खर्चा दिख रहा है क्या? तो रीअपोर्शन होगा ही नहीं होगा? होगा रीअपोर्शन। तो शुरुआत कहाँ से होगी? पहचान लिए? सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस कहाँ से शुरू करूं? अपोर्शन, रीअपोर्शन या फिर वो अपोर्शन, रीअपोर्शन या एब्जॉर्प्शन? अपोर्शन होगा। कौन से खर्चे को बांटूंगा? बॉयलर हाउस पंप रूम खर्चे का नाम है, सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है? डिपार्टमेंट का नाम है, खर्चे का नाम है ये। तो फिर ये सर्विस डिपार्टमेंट में बॉयलर हाउस और पंप रूम क्यों लिखा है? और ये हेडिंग में सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस क्यों लिखा है? तुम बताओ ना, ये बॉयलर हाउस खर्चे का नाम है क्या? बॉयलर हाउस पंप रूम खर्चे का नाम है क्या? ये बताओ पहले तो, कौन बताएगा? बॉयलर हाउस खर्चा होता है? खर्चा बॉयलर हाउस, कौन सा खर्चा है बॉयलर हाउस? बॉयलर हाउस में लगने वाला खर्चा। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा है? सर्विस डिपार्टमेंट के नाम। भाई जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ए भी लिखा है तो अपन को समझ में आ रहा है कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम ए भी है, तो यहां सर्विस डिपार्टमेंट लिख के खर्चे का नाम लिखेगा? अकल तो लगाओ। क्या है ये? बॉयलर हाउस और पंप रूम, सर्विस डिपार्टमेंट। तो अगर खर्चा दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, पहले तो ये बताओ बांटने के लिए। नहीं दिख रहा? अपोर्शन होगा तो क्या होगा? रीअपोर्शन होगा। क्या होगा? रीअपोर्शन होगा। चलो मुझे ये देखना है कौन से क्वेश्चन में तुम जाके सही बताते हो बिल्कुल। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या करेंगे बताओ? पढ़ो आराम से, देखते ही बता दोगे, नजर पड़ते ही। हाँ, अपोर्शन, रीअपोर्शन या एब्जॉर्प्शन? अपोर्शन से शुरू करूं सारे? कोई रीअपोर्शन वाला नहीं है यहाँ पर? पक्का? कैसे बोल रहे हो तुम लोग अपोर्शन करो? ये फैक्ट्री रेंट बांट नहीं रखा, अपोर्शन होगा। ये पावर बांट नहीं रखा, अपोर्शन होगा। पंप रूम डिपार्टमेंट बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट का नाम है, बिजली बनाते हैं वो लोग। बिजली के लिए बॉयलर हाउस होता है। बॉयलर हाउस स्टीम बनाता है, ठीक है? बॉयलर हाउस क्या बनाता है? स्टीम बनाता है। स्टीम से बिजली बनती है, पता है तुम्हें बात? स्टीम से बिजली बनती है। कोयला क्या बनाता है? कोयला का बिजली कैसे? डायरेक्ट बिजली बनाता है कोयला। कोयला क्या बनाता है? स्टीम। उससे क्या बनेगा? अल्टीमेट प्रोडक्ट बता रहे हैं। तो मतलब अब तुम समझ रहे, अब तुम लोग ऐसे समझदार हो चुके हो कि तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख करके क्या आएगा, है ना? बहुत खुशी हो रही है मुझे। अरे रुको तो सही यार। अरे 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 बाप रे बाप। पहचानने का कार्यक्रम खत्म। ओ क्या टाइम देख रहा हूं? 12 हो गए, 3 मिनट बाकी, चुपचाप से बैठो। 2:15 का टाइम है मेरा। तुम लोग मेरी क्लास को ऐसे उड़ाते हो ना। लो मेरी बात सुनो। मेथड फॉर रीअपोर्शनमेंट। पहले तो क्या सिखाना चाहिए इसको? अपोर्शनमेंट का। पहले तो क्या सिखाना चाहिए इसको? अपोर्शनमेंट सिखाना चाहिए, है ना? तो पहला क्वेश्चन किसका होना चाहिए था? अपोर्शनमेंट का। वो पहला नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है अपोर्शनमेंट का, जिसको तुम देख के बोल रहे हो ना फैक्ट्री पावर, वो अपोर्शनमेंट का है, ठीक है? ये शुरुआत कर रहा है रीअपोर्शनमेंट से। समझ में तो कुछ आता नहीं है। बीकॉम इतना प्यारा है,
एलोकेशन अपॉर्शनमेंट से शुरुआत करता है, फिर रीअपॉर्शनमेंट सिखाता है, ऐसे बेबी स्टेप लेता है। चलो कोई बात नहीं, रीअपॉर्शनमेंट सिखा रहा है ना, स्टेप तो हमको सारी पता ही है कैसे करना होता है, तो अपन रीअपॉर्शनमेंट सीख लेते, फिर अपॉर्शनमेंट सीख लेंगे। ठीक, तो रीअपॉर्शनमेंट का जो मेथड है वो है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे के अंदर 3, कुल मिलाकर 5, 6 कैसे होगा रे प्यारो? इसके तो टुकड़े कर दिए ना, है ना, तो 3 हो गए टुकड़े करने के बाद, तो 1 2 और 3 5, समझ गए? इसको भी गिनू क्या? 6। पहला मेथड का नाम क्या है? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट इतना प्यारा है कि बच्चों को डायरेक्ट ही पसंद आता है। पता है क्यों है? डायरेक्ट बोलता है कि सर्विस डिपार्टमेंट, हाँ ये भी तो बताओ तुम्हें डायरेक्ट अच्छा क्यों लगता है? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराऊंगा, 1 बस। अरे 1 दिखाऊंगा, करने का भी नहीं है, एक रेशियो में बांटना है 1 को। तुम मेरी बात सुनो, तुम कर लो, देखो दिमाग का मत करो। एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी का लास्ट कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, सुन लो ध्यान से। अब यहाँ के एक लोचा होता है, लोचा, वो क्या कि सर्विस डिपार्टमेंट क्या करता है? रीअपोर्शन करता है ना, तो रीअपोर्शन के अंदर कई तरह के नाटक होते हैं। नाटक रीअपोर्शन मतलब कैंटीन वाला अपना खर्चा, अगर 3 डिपार्टमेंट है मान लो ABC, तो कैंटीन वाला अपना खर्चा ABC को देगा और क्लीनिंग वाला अपना खर्चा ABC को देगा। तो सिंपल है, अपन ने बांट दिया। लेकिन प्रॉब्लम वगैरह कब आती है? कैंटीन वाला क्लीनिंग के वर्कर को भी खाना खिलाता है और क्लीनिंग वाले कैंटीन में जाके भी सफाई करते हैं, है ना, इंटर सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक, यानी कि एक डिपार्टमेंट दूसरे को भी सर्विस दे रहा है। तो अब मेरी बात सुनना, पहले मैंने अपना खर्चा लिया, मैं कौन हूँ? कैंटीन, मैं सब में बांट के आ गया। अब क्लीनिंग ने अपना खर्चा लिया, मेरा खर्चा 0 हुआ ही नहीं हुआ, कैंटीन वाले का 0 हुआ ही नहीं हुआ, हो गया 0। क्लीनिंग वाले ने अपना खर्चा लिया, सारा खर्चा ले लिया, सारे खर्चे में वो भी लेगा ना, कैंटीन वाले ने जो बांटा है। क्लीनिंग ने सारा खर्चा लिया और सब में बांट दिया, कैंटीन को भी दे दिया। अब कैंटीन 0 था अभी, तो दोबारा आ गया, अब वो दोबारा निकलेगा बांटने के लिए। फिर क्लीनिंग के पास दोबारा आ गया, अब वो दोबारा निकलेगा बांटने के लिए। फिर कैंटीन के पास दोबारा आ गया, अब वो दोबारा निकलेगा बांटने के लिए। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। समझ रहे हो ये बात? समझ रहे हो तुम लोग? कौन से समझ में आ रहा है? तो क्या करें फिर, इसको चलने दे, रुके ही ना। तो बेटा क्या होता है कि इसीलिए इतने सारे मेथड निकाले गए। तो मेथड के अंदर देखो नाम क्या है, ये है नॉन रेसिप्रोकल, ये नॉन रेसिप्रोकल और ये रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझते हो? 2/5 का 5/2, इंटर सर्विस को रेसिप्रोकल बोला है, समझ गए? इंटर सर्विस ना होने को नॉन रेसिप्रोकल बोला है। तो रेसिप्रोकल सबसे खराब चीज है। ठीक, तो अगर अपन रेसिप्रोकल नहीं पढ़ रहे, यानी अपन एक दूसरे को नहीं देंगे खर्चा, तो फिर और कौन सा मेथड है? तो एक है नॉन रेसिप्रोकल मेथड और एक है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। पता है क्या बोलता है? कैंटीन वाले को बोलता है इग्नोर कर, क्लीनिंग को इग्नोर कर, खर्चा किस में बांट दे? ABC में बांट दिया। क्लीनिंग को बोलता है कैंटीन को इग्नोर कर, तीनों में बांट दिया। अब कैंटीन को दोबारा नहीं मिला ना, क्लीनिंग को भी नहीं मिला, तो टेंशन ही खत्म। इसे बोलते हैं इग्नोरिंग मेथड। कौन सा मेथड है ये? इग्नोर करने वाला। और हमें पसंद ही इग्नोर आता है, क्यों? क्योंकि अपन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन को ऐसे इग्नोर कर देते। ठीक है, तो इग्नोर अपना सबसे अच्छा काम है। जीवन में दोस्ती करो, इग्नोर करो, दोस्ती करो, इग्नोर करो। चलो आ जाओ। अब तो खैर अच्छे लोग हैं, नहीं करते इग्नोर। आओ मेरी बात सुन लो, खत्म करता हूँ ये क्वेश्चन, करा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले शाम ही हो जाए। अरे खत्म होने वाला, 2 मिनट में खत्म हो जाए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये 4 खर्चे को बस इस रेशियो में बांटना है। बस तुम बांट लोगे, तुम सिर्फ मुझे बता दो कौन सा खर्चा किस रेशियो में बढ़े, इतना बता दो बस। सबसे पहले स्टोर को किस में बांटोगे? 4 लाख को किस में बांटोगे? वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन में। तो रेशियो लेना आता है 25, 15, 10 आता है ये? बहुत बड़े बेटे, बहुत बड़े। बांट के बताऊं? इसलिए तो नहीं बोल रहे नहीं कि जाना है। कोई मेरे बर्थडे पे सिर्फ मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स गिफ्ट कर देना बस, ठीक है? बस एक चीज चाहिए मेरे को, बॉक्सिंग ग्लव्स। ठीक है, 2 हाथ के दोगे तो भी चल जाएगा, मुंह सुझा दूंगा बच्चों के मैं। आ जाओ बच्चों, मेरी बात सुन लो। 4 लाख को किस में बांटोगे? इसके रेशियो में बांटना, बस बांटना है। किस में बांटना है?
सी में बांटना है, ठीक है। टाइम कीपिंग का खर्चा बांट देना, ठीक है। पावर का खर्चा बांट देना, ठीक है। कैंटीन का खर्चा पहले डिपार्टमेंट ऐसे लिखना ए बी सी, फिर ये खर्चे जमा देना नीचे, फिर ये खर्चे बांटते रहना, तो ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा। देख लो कौन सा मैटर था, इग्नोरिंग, ठीक। बीकॉम में इसका नाम इग्नोरिंग है, तुम्हारी क्लास में डायरेक्ट है, बीकॉम में इग्नोरिंग है, ठीक। चलो आज अपन ने पढ़ा इग्नोरिंग, और तुम मुझे इग्नोर मत कर देना भगवान के लिए। फॉलो करेगी, ये करेगी लड़की बहुत हंसी। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।